बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने पर्सनल कामों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था और ये चैनल को लेके असल में मेरा ये पर्पज़ था कि जब मैं बाय रोड उम्रे के लिए गया था दुबई से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए प्रॉब्लम हुई थी और मैंने यूट्यूब से और लेफ़्ट राइट काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा था, तो मुझे फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली थी और रियल इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग शेयर कर रहे थे। तो मैंने ये चैनल स्पेसिफ़िकली इसलिए स्टार्ट किया कि इसके ऊपर मैं उम्रे से रिलेटेड सारी की सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को इस बाबरकत सफ़र में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और आप खैर खैरियत से अपना सफ़र करें और कुछ मुझे भी दुआओं में याद रखें। लेकिन जब मैंने सारी की सारी सीरीज़ अपलोड की है, तो उस सारी सीरीज़ पर मुझे माशाल्लाह आप सब लोगों की तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला और थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किए, जैसे जैसे वो क्वेश्चन करते हैं कि मैंने उसके हिसाब से सारी वीडियोस भी अपलोड करता गया। मेरा ख्याल है कोई 5-6 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। अगर आप चाहें तो वो मैं इधर प्लेलिस्ट सारी की सारी डाल देता हूँ, आप उसके ऊपर सारी वीडियोस देख सकते हैं। उन सब वीडियोस में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी अगर आप बाय रोड उम्रा करने जाना चाहते हैं, बेशक कार पे या बेशक बस पे। उसके अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है और आपको किस तरह का एक्सपीरियंस होगा और रास्ते में आपको किन सारी प्रिकॉशंस को लेना ज़रूरी है। उस प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल मौजूद है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन सारी वीडियोज़ और उस प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोज़ के नीचे जो लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे, अव्वल तो मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जवाब देने की कोशिश की है। बट स्टिल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि या तो शायद उन लोगों को मेरा आंसर ठीक से समझ नहीं आया, जो कि सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर ना। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ जिसके अंदर कोशिश करता हूँ कि मज़ीद थोड़ा बेहतर तरीके से कन्वे किया जाए, ताकि आप में से किसी बंदे के लिए काम आ जाए इन्फॉर्मेशन और मज़ीद आसानी पैदा हो। नंबर 1 पे बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं सेंड टू एम्बेसी के बारे में। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो अभी तक आ रहा है प्रॉब्लम। उसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, सेट नहीं है कि जिसको फ़ॉलो करके आप उस मसले से निकल सकें। मैंने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर आपको रीज़न्स भी समझाई हैं कि सेंड टू एम्बेसी का मसला उनके सिस्टम की कुछ बग है, एरर है जिसकी वजह से आ रहा है। कभी रश की वजह से आ रहा है। अभी पिछले दिनों में तो ख़ैर हज का भी रश काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। लेकिन मेनली कोई ऐसा मसला है नहीं जिसकी वजह से आप लोगों का सेंड टू एम्बेसी आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप वेट करें या आप उसको कैंसिल कर लें, ठीक है? कैंसिल करेंगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया, उसी में आपका रिफ़ंड आएगा। बट कुछ लोग बता रहे हैं कि उन लोगों के कैंसिल की ऑप्शन भी नहीं आ रही, और एक ऐसा केस मेरे अपने घर में भी मौजूद है। मेरे अपने ब्रदर इन लॉ हैं, उनका वीज़ा डाला था और वो ना कैंसिल हो रहा है और ना ही वो अप्रूव हो रहा है, और इस बात को तकरीबन 3 महीने गुज़र चुके हुए हैं। और एम्बेसी से भी रब्ता किया तो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आ रहा। तो इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप एप्लीकेशन दें उनको, फ़िज़िकली विज़िट करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक आपका वसीला बने और आपका बुलावा आए। बस एक चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों ने उम्रा वीज़ा के लिए नहीं, 1 ईयर के मल्टीपल वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और प्रोफेशन के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि कौन से प्रोफेशन अलाउ करते हैं और कौन से प्रोफेशन अलाउ नहीं करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि अब उन्होंने सारे प्रोफेशंस ओपन कर दिए, प्रोफेशन का कॉलम ही ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली आप हर किसी भी प्रोफेशन से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ कि जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, लाइक मेरी वाइफ मेरे डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं और उनका 1 ईयर का सऊदी का मल्टीपल वीज़ा अगर मैं इशू करवा लेता हूँ, और जब वो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगी, तो जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम में वो फिंगरप्रिंट्स के लिए वो आपको अलहदा रूम में उतर के जाना पड़ता है और वहाँ पर आप फिंगरप्रिंट्स की करवाते हैं और एंट्री सारे का सारा आपका जो ई वीज़ा है वो उसको वैलिड किया जाता है, ठीक है? तो उसके बाद फॉर द 1 ईयर जितनी दफ़ा भी आप ट्रैवल करेंगे, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जितनी दफ़ा भी आप ट्रैवल करेंगे, आपको दोबारा फिंगरप्रिंट्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम के लिए आपका जो मेन एप्लीकेंट है, जैसा कि मेरी वाइफ़ के केस में मैं हूँगा, तो उनका साथ होना ज़रूरी है। बट सेकंड, थर्ड टाइम में जो स्पॉन्सर है उसका साथ होना ज़रूरी नहीं है। मतलब लाइक मेरी वाइफ़ अगर अकेले ट्रैवल करना चाहती है, तो मैं अगर साथ नहीं भी हूँ, दैट इज़ नॉट एन इशू और उनको ईज़िली बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। दूसरा, कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि उनकी वाइफ़ है और वो यूएई रेज़िडेंट है, लेकिन वो राइट नाउ पाकिस्तान में है, तो उनका 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा इशू करवा के वो डायरेक्ट पाकिस्तान से फ़्लाई कर सकती हैं, और यहाँ से भाईजान खुद जाना चाह रहे थे सऊदी अरेबिया, तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो में और भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आप इंटरनेशनल लॉ को समझने की कोशिश करें कि किसी भी कंट्री में आपको एंट्री लेने के लिए आपके पास उधर का वीज़ा होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर आपकी वाइफ के पास सऊदीया का वीज़ा मौजूद है, तो डेफ़िनेटली वो पाकिस्तान से डायरेक्ट उधर ट्रैवल कर सकती हैं। और अगर
सऊदीया से वापसी पे वो इधर बाय रोड आना चाहती हैं आपके साथ, तो उनके पास अगर यूएई की रेजिडेंस मौजूद है तो डेफिनेटली वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। ये बाय लॉ बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको ज़रा ईजी होकर समझें आप। उसके अलावा कई लोगों ने पूछा था कि भाई फ्रेंड को साथ ले जा सकते हैं या किसी को साथ ले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी में जितने लोगों की जगह है आप उतने लोगों को साथ ले जा सकते हैं। बस सबके पास वीज़ा होना ज़रूरी है सऊदीया का, ठीक है। जिसके पास वीज़ा है वो डेफिनेटली जा सकता है, वो आपका फ्रेंड हो या फ्रेंड ना भी हो तब भी जा सकता है। किसी अननोन को भी साथ ले जा सकते हैं, वो आपसे रास्ते में ये भी नहीं पूछेंगे कि भाईजान आपका आपस में रिलेशन क्या है। उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो फिर डेफिनेटली यू कैन ट्रैवल, ठीक है। आप अब मिलजुल के ट्रैवल कर सकते हैं, आप 3 कोलीग मिल कर ट्रैवल कर सकते हैं, आप जैसे चाहें ट्रैवल कर सकते हैं। आपका ट्रैवल एक्सपेंस शेयर करें आपस में, 3-4 जानने वाले बंदे भी आपस में प्लान बना के जा सकते हैं। बस सबके पास वैलिड यूएई की रेजिडेंस होनी चाहिए और सबके पास सऊदी का वीज़ा होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जो आप में जितने लोग जा रहे हैं उनमें से किसी एक के नाम पे हो और उसका वैलिड मुल्किया मौजूद हो। ट्रिप टिकट और टूर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने अपनी हर वीडियो में बार बार मेंशन किया है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। कम से कम भी मेरा ख्याल है आप तो कोई 30-40 लोग मेरे जानने वाले जा चुके हुए हैं जिन्होंने ट्रिप टिकट या टूर सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया और वो हो के वापस भी आ गया। अभी रिसेंटली मेरे घर से दोबारा गए हैं सारे और वो हो के वापस आ गए हैं। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना बॉर्डर पे पूछते हैं, पता नहीं वो कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से आप लोगों को मिल जाती है कि ट्रिप टिकट या टूर सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ है और वो आपको इशू करवाना है। वो एक डिफरेंट फॉर्मेलिटी है, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए है। इस टूर के लिए जहाँ पे आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, गाड़ी आपके नाम पे है, मुल्किया वैलिड है, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैं ख़ुद भी जब गया था तो गाड़ी अपने नाम थी और वैलिड मुल्किया था, तो जस्ट इजीली ट्रैवल किया दोनों दफ़ा। मैं 2 दफ़ा गया हूँ, दोनों दफ़ा इजीली ट्रैवल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार ना करें, ईजी होकर ट्रैवल करें। कई लोग पूछ रहे थे कि भाईजान छोटी गाड़ी पे ट्रैवल कर सकते हैं 1300 सीसी पे, या मॉडल कौन सा होना चाहिए। तो भाईजान इसके लिए भी सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझें कि गाड़ी छोटी हो बड़ी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास वैलिड मुल्किया होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप मुल्किया जब इशू करवाते हैं गाड़ी का तो उसकी पासिंग करवाते हैं। तो एक गाड़ी जो ऑन रोड है, जो चल सकती है, वही पास होगी ना, और वो पास होगी उसका 1 ईयर का वैलिड मुल्किया बनेगा, ठीक है। तो उस मुल्किया के अगेंस्ट आपको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फॉर सेफ साइड, अपनी सहूलत के लिए आप जिस गाड़ी पे जा रहे हैं आप उसके सारे काम शाम ज़रा चेक करवा लें। ये ना हो कि उसके टायर ख़राब हों, ये ना हो कि उसका एसी ना काम कर रहा हो, ये ना हो कि कोई लेफ़्ट राइट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, छोटा सफ़र नहीं है। तो आपकी गाड़ी का कंफर्टेबल होना और ठीक होना कि रास्ते में आपको तंग ना करे, वो बहुत ज़रूरी है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में डाल लें गाड़ियों से रिलेटेड, कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर बहुत ट्रेंड है ना कि अमेरिकन गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत यूज़ कर रहे हैं। सऊदी में ये ट्रेंड नहीं है। सऊदी में जो जीसीसी गाड़ियाँ हैं ना वो ही चलती हैं, और आपको पता है जीसीसी गाड़ी का पार्ट और अमेरिकन गाड़ी के पार्ट में फ़र्क होता है। तो आपकी गाड़ी ने कहीं रास्ते में काम निकाल दिया ना, तो आप लोगों की चंगा भला आपके लिए मसला बन जाना है। तो उस चक्कर में आपने नहीं पड़ना। आपने गाड़ी की आपकी अगर अमेरिकन गाड़ी है तो आपने लाजमी तौर पे मैक्सिमम तसल्ली करके यहाँ से जाना है, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो रास्ते में किसी किस्म की। ये बात आप मेरी गोल्डन टिप है, ये आप लिख के कहीं रख लें, अदरवाइज़ आप रास्ते में बहुत सख्त परेशान होंगे। गाड़ी के फ़ाइन्स के बारे में पूछा था कि भाईजान गाड़ी के फ़ाइन्स क्लियर होना ज़रूरी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये चीज़ मेंशन की थी कि गाड़ी के फ़ाइन्स क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न ये चीज़ ऐसे ही मेंशन है हर जगह पे कि गाड़ी के फ़ाइन्स क्लियर होना ज़रूरी हैं। बट अभी लेटेस्ट केस हुआ है जिसके अंदर मेरे एक बड़े करीबी अजीज़ गए हैं, उनकी गाड़ी के फ़ाइन्स क्लियर नहीं थे लेकिन उनको जाने दिया गया था। तो दोनों तरह की राय हैं, हो सकता है आपको जाने दें, हो सकता है आपको ना जाने दें। तो आप अपनी सहूलत देखें, बेहतर है कि फ़ाइन्स क्लियर करके चले जाएँ। मैं हूँगा तो मैं डेफ़िनेटली प्रेफर करूँगा कि मैं फ़ाइन्स क्लियर कर लूँ। बट दिस इज़ समथिंग कि आप बॉर्डर तक जाकर रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने दिया तो फ़ाइन आप चले जाना, लेकिन अगर आपको ना क्रॉस करने दिया तो आप वहीं पे अपना फ़ाइन पे कर दें, ऑनलाइन पेमेंट करें और आपका फ़ाइन क्लियर हो जाएगा, देन आपको जाने देंगे। तो इतना बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है फ़ाइन्स की, आप इसके ऊपर भी ज़्यादा ना सोचें, रिस्क ले लें, ना जाने दिया तो वहीं पे फ़ाइन पे करना और आप आगे चले जाना। इंश्योरेंस के बारे में पूछा था कि थर्ड पार्टी यूएई की इंश्योरेंस चल जाएगी गाड़ी के ऊपर जाने के लिए। तो भाईजान ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो इंश्योरेंस है ना वो आपको बॉर्डर पे बाय करनी है। जो आपकी यूएई की थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती इंश्योरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए उसका ज़ीरो रोल है उसके अंदर, ठीक है। आपने सऊदी के लिए बॉर्डर के ऊपर ही इंश्योरेंस बाय करनी है। आपने सऊदी के लिए बॉर्डर के ऊपर ही इंश्योरेंस बाय करनी है, वही आपकी इंश्योरेंस आगे चलेगी। तो यूएई के अंदर आपकी गाड़ी की क्या इंश्योरेंस है उसका कोई अमल दखल ही नहीं है सारे प्रोसेस में, ठीक है।
पेट्रोल के बारे में पूछा था लोगों ने कि भाईजान पेट्रोल कितना लगता है, आप उसके बारे में बताएं। तो आपको रफली जो है ना 1000 दिरहम माइंड में रखें, प्लस माइनस 100 दिरहम का रखें गाड़ी के हिसाब से, ज़ाहिर बात है, और ड्राइवर्स के हिसाब से पेट्रोल एवरेज कंजम्पशन में फ़र्क आता है। तो रफली आप 1000 माइंड में रखें, ठीक है, इसी के आसपास आपका पेट्रोल लगेगा। काफ़ी सारे लोगों ने ये बात पूछी थी कि गाड़ी अपने नाम पे नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कंपनी के नाम पे एनओसी के साथ जा सकते हैं। तो भाईजान स्टेट ऑफ, मैं फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता, ठीक है, मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो कि मेरा अपना ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या मेरे डायरेक्ट 1 to 1 जानने वाले का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं इधर उधर की इन्फॉर्मेशन उठा के आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो मेरा जो सारे का सारा एक्सपीरियंस है वो है अपनी ज़ाती गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करने का, और मेरे सर्कल में जितने भी लोगों ने ट्रैवल किया है वो सब ने अपनी ज़ाती गाड़ी पे किया है, ठीक है। अब ज़ाती गाड़ी के ऊपर तो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है आपके मुल्किया की, वैलिड मुल्किया, और आप जाएँ, ठीक है। जो इस बंदे के नाम पे गाड़ी है उस बंदे का साथ होना ज़रूरी है। अब रही बात यह कि कंपनी के नाम पे गाड़ी है या मॉर्गेज पे है, तो इसके लिए जो है ना आप डेफिनेटली डिफरेंट बैंक टू बैंक वेरी करेगा या कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। उसके बाद आ जाता है ये जो टूर सर्टिफिकेट और ट्रिप टिकट के बारे में जो कहानी है ना, वो इन चीज़ों को कवर करती है, ठीक है। और मैं इस प्रोसेस से कभी गुजरा नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर नहीं सकता, सिर्फ जस्ट वीडियो को लंबा खींचने के लिए। तो ये है कि आप इसके लिए आप डेफिनेटली अपने बैंक जाएँ, अपनी कंपनी से इन्फॉर्मेशन लें, वो आपको डेफिनेटली गाइड कर देंगे कि आप किस तरीके से वो कर सकते हैं, या वो आपको अलाउ भी करते हैं या नहीं करते हैं। अब नुसक ऐप से रिलेटेड लोगों ने मेरे से पूछा था कि रजिस्टर नहीं हो रहा या फिर रिजर्वेशन नहीं हो रही है। तो भैया नुसक ऐप थोड़ी सी ज़रा ऐप इस तरह की है कि वो बार बार हेल्ड हो जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके ऊपर स्लॉट ही शो नहीं हो रहे होते हैं, कई दफ़ा ऐसा है कि स्लॉट अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसके अंदर लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका कोई चोर तरीका नहीं मैं आपको बता सकता कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम टिप मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप इसको लेट आवर्स में, लाइक डिफरेंट आवर्स के अंदर ना, मतलब लाइक कभी रात में कभी दिन में, डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर आप इसको चेक करते रहें अपने जाने से पहले। तो आपको कभी ना कभी बीच में कोई ना कोई स्लॉट मिल जाएगी। इवन अगर आप वहाँ चले भी जाते हैं तो तब भी, जैसे लाइक रियाजुल जन्ना जाना है आपने और आपको स्लॉट नहीं मिला, तो आप ट्राई करते रहें, इवन आप मस्जिद नबी में होते हुए भी ट्राई करते रहें, क्या पता आपको नेक्स्ट आधे घंटे के बाद का स्लॉट मिल जाए। ऐसे केसेस हुए हैं मेरे जानने वालों के साथ, ठीक है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक, और ऐप थोड़ी सी स्लो है उनकी, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। इसके बारे में आप परेशान ना हो। कई लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तानी मोबाइल नंबर के ऊपर नुसक ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इंडियन नंबर पे या किसी और जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यूएई के नंबर से ही रजिस्टर करना है, आप किसी भी कंट्री के नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। वो एक जेनेरिक ऐप है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप पे सेम तरीके से लागू होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप एक से ज़्यादा यूज़र भी बना सकते हैं, जस्ट ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए, फ़ोन नंबर सेम भी हो सकता है। बच्चों के बारे में पूछा हुआ था कि बच्चों का क्या प्रोसेस है नुसक ऐप पर रजिस्टर करने का, तो मैंने इस पहले भी मेंशन किया था कि 5 ईयर से प्लस के जो किड्स हैं उनके लिए ऐप पर रजिस्टर करना मतलब लिखा हुआ है कि ज़रूरी है, और 5 ईयर से बिलो के लिए मैंडेटरी ही नहीं है। तो आप डेफिनेटली 5 ईयर से ऊपर वाले जितने भी हैं उनका आप रजिस्टर कर लें, जो 5 ईयर से बिलो हैं उनका तो रजिस्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा था कि कार्ड पे पेमेंट करनी चाहिए या कैश साथ रखना चाहिए। ये चीज़ तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से मेंशन कर दी थी कि आप अपने पास कैश भी रखें और चेंज भी रखें, ताकि आपको कहीं पे जितनी भी पेमेंट करनी है तो आपके पास चेंज का प्रॉब्लम ना आए, और जितनी पेमेंट करनी है आप उतनी ही करें। और इसके अलावा बॉर्डर पे तो ख़ास तौर पे उन लोगों ने आपसे कैश ही डिमांड करना है, तो अपने पास कार्ड और कैश दोनों रखें। जहाँ पर कार्ड पे पेमेंट हो सकती है वेल एंड गुड, आप कार्ड पे कर लें, अदरवाइज़ कैश आपके पास ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप रास्ते में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और वही एक और टिप ऐड कर दूंगा कि लाइक बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप रोमिंग ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपको मैप्स वगैरह चाहिए होंगे, ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। बाद में सिम आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, जैन की, एसटीसी की, जो सी आपको सूट करती है। मुझे एसटीसी की सूट कर रही थी तो मैंने वो ले ली थी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सूट करती है। बाकी इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आप बहुत है तो आप एक दो मेरी सारी वीडियोस देख लें, मैक्सिमम आपका 2 आवर्स का टाइम मेरा ख्याल है लगेगा, जिसके अंदर आप सारी वीडियोस देख लेंगे और उसके अंदर आपको ए टू जी इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत रास्ते में होगी। बाकी अल्लाह का नाम लेकर निकल जाएँ और दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल पे अपलोड की हुई मेरी लास्ट सब वीडियोस के ऊपर आपके इतने अच्छे फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये चैनल स्टार्ट करते हुए मेरी कोई ख़ास इंटेंशन नहीं थी, मैंने जस्ट अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे लगा कि आप लोगों के काम आएगा, ये इन्फॉर्मेशन से किसी का फ़ायदा होगा। लेकिन आप सब लोगों की माशाल्लाह इतनी अच्छी फीडबैक मिली है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को मैं मज़ीद कैरी ऑन करूँ, और ना सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड बल्कि
डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूँ जिसके अंदर आप लोगों का फ़ायदा हो। डेफ़िनेटली हम सब लोग यहाँ पर यूएई में अपने कंट्री को छोड़ के आए हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब्स से रिलेटेड। तो मैं भी ख़ुद भी इधर काफ़ी सारे प्रोसेस से गुज़रा हूँ और मेरा ख़्याल है कि अगर मैं उसके बारे में भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा तो शायद आप में से किसी लोगों के काम आए। तो अगर आप भी यूएई रेजिडेंट हैं और आप लोग यूएई से रिलेटेड डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं कोशिश करूँगा कि फ़्यूचर में डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालूँ जो कि आप लोगों के काम आ सकें या जिससे आप लोगों के काम आसान हो सकें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।